हेलो फ्रेंड्स, आज नया लेक्चर है हम लोग का उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के ऊपर। स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। तो जौनपुर राज्य के बारे में बात कर रहा है कि फिरोज तुगलक जो था वो अपने चचेरे भाई जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर को बसाता है। उसके अलावा सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बनता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके काल में स्वतंत्र होता है जौनपुर। तो महमूद शाह द्वितीय के काल में होता है 1394। ईयर याद रखिएगा, उससे काफ़ी कुछ ईजी हो जाता है। ठीक है, 1394 में ये जो है जौनपुर स्वतंत्र होता है। इसका संस्थापक जो होता है वो मलिक सरवर था। सरवर क्या करता है कि शर्की डायनेस्टी की यहाँ पर स्थापना कर देता है। ठीक है, और शर्की डायनेस्टी का ही एक हम लोग को देखने को मिलता है अटाला मॉस्क या अटाला मस्जिद वहाँ पर जौनपुर में स्थित है। तो मलिक सरवर जो है मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था, यानी कि उसके दास मलिक सरवर ने शर्की डायनेस्टी की जो है नींव रखी है। सुल्तान ने उसे मलिक उस शर्क यानी कि पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। किसे प्रदान की थी? तो मलिक सरवर को प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? तो महमूद शाह द्वितीय ने प्रदान की थी। शर्की डायनेस्टी लगभग या शर्की शासक जो होते हैं वो 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखते हैं। और बहलोल लोदी जो था वो शर्की डायनेस्टी का जो अंतिम शासक है हुसैन शाह शर्की, उसको पराजित करता है 1479 ईस्वी में और जौनपुर को फिर से दिल्ली के अधीन ले आता है। यानी कि किससे स्वतंत्र हुआ था? तो दिल्ली के अधीन ही था पहले, उसके बाद उससे स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, और किसने स्थापना की? तो मलिक सरवर ने की। किसका दास था वो? तो मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। मैं बार बार चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ कि जिससे चीज़ें आपको एक बार में ही काफ़ी इफिशियंटली याद हो जाए। ठीक, इब्राहिम शाह शर्की जो है वो गजेटियर के अनुसार, मतलब जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का जो गजेटियर के अनुसार जौनपुर के शर्की वंश का सबसे महान शासक रहा इब्राहिम शाह शर्की। उसके शासनकाल में एक नई प्रकार की शैली से शर्की शैली कहते हैं उसका उदय होता है। उसने स्वयं सिराज हिंद की उपाधि ली और उसके समय में जौनपुर भारत का सिराज इस नाम से विख्यात हो गया। ठीक है, कुछ टाइम के लिए कैपिटल भी रहा जौनपुर। फिर आगे बात होती है कि विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में, विद्यापति जो है वो पोएट है, मतलब रचयिता है, वो एक कीर्तिलता काव्य लिखते हैं जिसमें जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन भी करते हैं। 1420 में अली शाह का भाई शाही खान जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। अब यहाँ से जो है दूसरी चीज़ आ जा रही है। तो अली शाह का भाई है शाही खान, वो जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है। वो कश्मीर के सबसे महान शासकों में से एक हुआ या सबसे महानतम हुआ। ठीक, उसकी उदारता के कारण उसकी तुलना बादशाह अकबर से की जाती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। उसने जजिया कर हटा दिया था और गो हत्या को निषिद्ध कर दिया था। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का पारसी में अनुवाद कराया। याद रखेंगे कि किसने महाभारत और राजतरंगिणी का पारसी में अनुवाद कराया? किस कश्मीर शासक ने? तो जैनुल आबदीन ने। वूलर झील में, जो वूलर झील है वहाँ पे, उसमें जैना लंका नामक का एक द्वीप का निर्माण भी कराता है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को धार्मिक रूप से सहिष्णु माना जाता है और अच्छे कार्यों के लिए उसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1407 में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खां स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित कर देता है। तो अभी हमने पहला पढ़ा जौनपुर के बारे में, दूसरा पढ़ा कश्मीर के बारे में, अभी हम लोग गुजरात के बारे में पढ़ रहे हैं कि 1407 में सुल्तान मुजफ्फरपुर शाह के नाम से जफर खां स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित कर देता है। ये मालवा के जो शासक थे हुसंग शाह, उनको पराजित करता है और उनकी राजधानी जो रहती है धार, उस पर अधिकार कर लेता है, किंतु बाद में उसने उनका राज्य वापस कर दिया। ठीक है, 1458 में फतेह खान सिंहासन पर बैठता है। उसने अबुल फतह महमूद की उपाधि जो है ग्रहण कर लेता है, लेकिन इतिहास में वो महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात होता है। तो ये याद रखेंगे, महमूद बेगड़ा का नाम याद रखेंगे। ठीक है, एक्चुअल नाम क्या है? अबुल फतह महमूद ये उपाधि धारण करता है। ठीक है, और सुल्तान मुजफ्फर शाह जो है उस नाम से बैठता है। ठीक, और इनकी जो मुख्य विजय होती हैं वो चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किलों के होती हैं। दक्कन के अमीरान सादात के विद्रोह के परिणामस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी राज्य की स्थापना होती है। यहाँ पर अब बहमनी राज्य के बारे में कह रहा है, दक्कन के बारे में बता रहा है। चौथा स्टेट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो बहमनी राज्य की स्थापना होती है। कब होती है? तो जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का अंतिम दिन चल रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक अमीरान सादाह की विद्रोह होता है। उसमें जफर खां जो रहता है, हसन गंगू भी नाम से जाना जाता है उसको,
जफ़र खान एक व्यक्ति है जो कि सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करता है और 1347 में, ठीक है, थ्रोन पर बैठता है और बहमनी साम्राज्य की नींव डालती है। बहमनी साम्राज्य चूँकि बड़ा है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले तो गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाता है और उसका नाम अहसानाबाद रख देता है। ठीक है, अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसके चारों तरफ और प्रांतों में विभाजित करता है। बड़ा प्रांत रहता है तो उसको 4 प्रांतों में लगभग विभाजित करता है, 4-5 प्रांतों में। एक गुलबर्गा है, दौलताबाद, बरार, बीदर। तो टोटल कितने स्वतंत्र हुए बहमनी राज्य से? एक बरार है, बीजापुर है, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, 5 हैं। हर जगह अलग अलग वंश चलते हैं आगे चल के। तो बरार में जो है इमाद शाही वंश चलता है, संस्थापक होता है फतेह उल्ला इमाद शाह। ठीक है, बीच में संस्थापक लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। बीजापुर में आदिल शाही वंश चलता है, तो यहाँ पर यूसुफ आदिल शाह था, नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहमदनगर में था निजाम शाही वंश, तो मलिक अहमद। गोलकुंडा में था कुतुब शाही, तो कुली कुतुब शाह। और बीदर में था बरीद शाही, तो अमीर अली बरीद। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी था, विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करता था, इसलिए अबला बाबा के नाम से या निर्धनों के मित्र के नाम से भी जाना जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब नौरस की रचना की। किताब नौरस में आदिल शाह ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी लिखा हुआ है। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। ठीक है, इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की भी स्थापना की था, उसे अपनी राजधानी बनाता है। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद के नाम से जाना जाता है, विशालतम गुम्बदों में से एक है। ठीक है, विश्व के विशालतम गुम्बद से। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 में बनवाया था, जो कि गुजरी महल आपका संग्रहालय का रूप उसको दे दिया गया था वर्तमान में। ग्वालियर फोर्ट में जब आप अपोजिट साइड से एंट्री लेंगे तो सबसे पहले गुजरी महल ही पड़ता है। ठीक है, कभी घूमने जरूर जाइए ग्वालियर फोर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो मैंने बताया कि जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? उसके चचेरे भाई के द्वारा, जो था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक, किसकी स्मृति में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। अगला प्रश्न आता है हम लोग का, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की, बी होगा। अगला प्रश्न आता है, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे जो शर्की शैली थी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक शैली का उदय होता है इब्राहिम शाह शर्की के टाइम में। ठीक है, तो क्या होता था कि तिरछी दीवारें जो बनती थी वो तिरछी बनती थी। ठीक है ना, ऐसे बनती थी दीवारें। ठीक है ना, झुकी हुई दीवारें इसको बोलते हैं, झुकी हुई दीवारें। तो झुकी हुई दीवारें विशेषता याद रखिएगा कि अगर झुकी हुई दीवारों के साथ एक ऑप्शन मिलता है कि किस शैली का है, तो वो शर्की शैली का होगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित किस स्थान में भारत का सिराज कहा जाता था? तो सी होगा इसका भी करेक्ट आंसर, जौनपुर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था इब्राहिम शाह, सॉरी हुसैन शाह था। ठीक है, हुसैन शाह जो अंतिम शासक था और प्रतापी भी था। अगला प्रश्न आता है हम लोग का, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, तो जैनुल आबदीन इनका नाम है, डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, और धार्मिक रूप से अत्यंत सहिष्णु था। ठीक है, इसी कारण इसकी तुलना जो है मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डाउटफुल या डाउट क्रिएट करता है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग हमेशा जब इसमें कश्मीर का जिक्र नहीं किया है, फिर भी जैनुल आबदीन के साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो जैनुल आबदीन इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता क्या है? तो इसमें बुर्ज है, फारसी शैली का प्रयोग है और बौद्ध पगोडाओं से समानता है। तो तीनों चीज़ें हैं जो कश्मीर में जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है। IAS में आया हुआ प्रश्न है, हूबहू इसको देख लेंगे जो भी विशेषताएं हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों का केवल दो ही केस होता है, या तो आपने उस जामा मस्जिद को देखा हो, ठीक है, जिनमें निम्न विशेषताएं पाई जा रही हैं, या तो फिर आप इसको पढ़ रखे हों, क्योंकि डायरेक्टली आप आंसर नहीं कर सकते लॉजिक बेसिस पे। IAS प्री 1999 का प्रश्न है। तो जामा मस्जिद जो दिल्ली की है, सॉरी कश्मीर की है, उसमें क्या क्या है? बुर्ज है उसमें,
फारसी शैली का प्रयोग है और बौद्ध पैगोडाओं से समानता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। ठीक है, तो राणा कुंभा के दरबार में जो नहीं था वे 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्ला भट्ट। ये तीनों व्यक्ति जो है कुंभा के दरबार में रहते थे, लेकिन मुनि जिन विजय सूरी जो है ये कुंभा के दरबार में नहीं थे। ठीक है, ये अकबर के दरबार में मुनि जिन विजय सूरी रहते थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फरूकी खानदेश और मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो है वो जौनपुर का जो है वो संस्थापक है। ठीक है, मलिक सरवर के द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी, तो डी है इसका भी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुछ युग्म दिए हुए हैं और वर्तमान क्षेत्र जैसे चंपक, दुर्गर और कुलूत। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्षेत्र भी आपको देखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो दुर्गर जो है वो जम्मू का क्षेत्र है, यानी कि केवल 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। कुलूत और चंपक ये मध्य भारत और मालाबार के नहीं हैं। ठीक है, चंपक और कुलूत जो है वो हिमाचल प्रदेश के हैं। कुलूत यानी कि कुल्लू और चंपक यानी कि चंबा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बहमनी राज्य की स्थापना कौन करता है। तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन शाह करेंगे, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दक्कन के अमीरान सादाह के विद्रोह के परिणामस्वरूप जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना होती है। हसन गंगू या जफर खान नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करता है और 1347 में सिंहासन रूढ़ हो जाता है। ठीक है, और इसको फिर अहसानाबाद इसका नव निर्मित राजधानी बनाता है गुलबर्गा को, जिसको अहसानाबाद नाम रखता है, और बाद में फिर गुलबर्गा दौलताबाद बरार और बीदर अनेक प्रांतों में विभाजित करता है। बहमनी शाह का संस्थापक कौन था। तो अभी आपको पता चला है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो ए होगा अलाउद्दीन हसन शाह जो है यहाँ के संस्थापक हैं। बहमनी राज्य की स्थापना कब होती है, तो 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना होती है। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है ना, गुलबर्गा बी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको क्या नाम रख दिया था, एहसानाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो हसन गंगू था, एक दूसरे नाम से ये बैठा था। बहमनी राज्य की स्थापना कब होती है, तो 15वीं शताब्दी में होती है, 1347 में होती है, 14वीं शताब्दी में होती है। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही और शर्की शाही। तो शर्की जो है वो जौनपुर के हैं। ठीक है, निजाम कहाँ के हैं, तो निजाम है आपके ये होंगे आपके अहमदनगर के। ठीक है, कुतुब शाही जो वंश है कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा में स्थापित किया गया, और आदिल शाह जो है वो बीजापुर के आदिल शाह है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन मिल गया, इसके हिसाब से डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कह के पुकारती थी। तो जगत गुरु जो है इब्राहिम आदिल शाह को कह के पुकारती थी। ठीक ना, ये अबला बाबा के नाम से भी जाने जाते थे, या निर्धरों का मित्र। अगला है किताबे नौरस पुस्तक किसने लिखी है, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखी है किताबे नौरस। ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई है, तो दक्कनी भाषा में लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। तो इसका जो अंत था वो इस प्रकार था, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। फाइनली अहमदनगर को क्या कर दिया जाता है कि मुगल साम्राज्य में ही मिला लिया जाता है। ठीक है, शाहजहां के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो जो आता है उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। जैसे कुली कुतुब शाह गोलकुंडा, ठीक है, सही है। बाज बहादुर मालवा के थे, सही है। यूसुफ आदिल शाह ये अहमदनगर के नहीं है बल्कि बीजापुर के हैं। यूसुफ आदिल शाह जो है अहमदनगर के नहीं है बल्कि बीजापुर के हैं, तो ये गलत होना चाहिए आंसर।
गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा वर्तमान में आपका कर्नाटक का ही एरिया है, शायद हैदराबाद कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि काकतीय कौन सा एक सुमेलित है? देवगिरी के यादव थे, ठीक है, मदुरा के पांड्य थे, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि देवगिरी के यादव होते हैं, वारंगल के काकतीय होते हैं, ठीक है, और द्वार समुद्र के जो है होयसल होते हैं। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी इनकी कोरकई थी, बाद में मदुरा किया गया था। तो अगर प्रारंभिक राजधानियों को देखेंगे तो मदुरा नहीं होगा, बट दोनों में डाउटफुल है थोड़ा सा। द्वार समुद्र होयसल राजधानी थी और पांड्य मदुरा की थी। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो होयसलों की राजधानी थी द्वार समुद्र। 4 वंश दिए हुए हैं और सूची दी हुई है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि देवगिरी के यादव होते हैं, सी का 4, यानी कि ये 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक, फिर काकतीय वारंगल, यानी कि डी का 1, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो हलेबीड और बेलूर में होयसलों की राजधानी थी, तो वहाँ पाए जाते हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी क्या है? तो प्राचीन जो है वो है हलेबीड में या हेलेबिडू। ठीक है, कौन सा गुंबद संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो गोल गुंबद बीजापुर का। ठीक है, अब आता है ये एक मिलाने के लिए। तो हम लोग देखेंगे अष्टभुजीय जो गुंबद है वो किसका है, दोहरा गुंबद किसका है, गोल गुंबद किसका है? तो जिसका पहले आ रहा है वो लगा देते हैं, तो डी का 2। ठीक है, 3 ऑप्शन 2 है और चौथा ऑप्शन हट जाएगा, तो डी का 2 है। देन आते हैं बी, एक अष्टभुजीय कर लेते हैं। अष्टभुजीय मकबरा जो है ये बलबन का है, तो आपका बी का 3, तो उस हिसाब से आंसर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर, ये बी करेक्ट है। यहाँ पर आंसर देखते हैं कि दोहरा गुंबद जो है वो सिकंदर लोदी का है, लिख के याद कर लेंगे हम लोग। अष्टभुजी मकबरा मैंने बताया ही कि शेर शाह का है, और गोल गुंबद जो है मोहम्मद आदिल शाह का है। शायद यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न हुई है, एक बी का 1 होगा। अष्टभुजी मकबरा जो है शेर शाह के टाइम में देखने को मिलता है। मांडू में जो जंतर महल है, इसका निर्माण किसने कराया है? तो जंतर महल या जहाज महल मांडू में है, एक लोकप्रिय इमारत है। ठीक है, ये महमूद शाह खिलजी के समय में जो है हुई है। ठीक है ना, जिसको गयासुद्दीन शासन काल में इनका किया गया है इसका। ठीक है, तो फिर आता है वही सेम प्रश्न कि जहाज महल का निर्माण किसने कराया है? तो गयासुद्दीन ने कराया है। गुजरी महल किसने बनवाया है? तो मान सिंह ने बनवाया है। ठीक है, और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे कहीं। दाखिल दरवाज़ा जो है गौड़ से सुमेलित है। तीन दरवाज़ा जो है अहमदाबाद से, लाल दरवाज़ा जौनपुर से, और अदीना मस्जिद मांडू में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में पंडुआ में स्थित है। ठीक है, पोलीगार कौन थे? तो ये साधारण जमींदार थे पोलीगार। ठीक है, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रण भी थे। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, धन्यवाद।